कंस्ट्रक्शन सेफ्टी चैप्टर 2 ना, वही था ना, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी चैप्टर 2 यूनिट 2 ना, यूनिट 2 राइट। और मेन हेडलाइन क्या था, वर्क एट हाइट, कंटिन्यूअस फॉल प्रोटेक्शन, स्कैफोल्डिंग एंड लेडर राइट। तो इसके तहत हम लोगों ने पेज नंबर 48 से 62 तक कवर किया है ऑलरेडी, सही है। तो इसका क्या क्या था, कंटिन्यूअस फॉल प्रोटेक्शन, फॉल अरेस्ट सिस्टम चेकलिस्ट, स्कैफोल्डिंग जनरल सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, प्रिकॉशन इन यूज़ ऑफ लेडर्स। तो ये हेडलाइंस है, बुलेट पॉइंट्स था, सही है। तो अगर आप दो चीज़ हम लोगों ने कवर कर लिया, वर्क एट हाइट एंड कंटिन्यूअस फॉल प्रोटेक्शन पेज नंबर 49 में, और कंटिन्यूअस फॉल प्रोटेक्शन हम लोगों ने कवर किया पेज नंबर 54 में, सही है। उसके बाद ये अभी थोड़ा सा आगे है 62 के बाद, इसमें आप देखो पेज नंबर 63 में MEWPS, MEWP उसका मतलब क्या है, पेज नंबर 63 में देखो, मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म्स, है ना। तो मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म्स कैन प्रोवाइड एक्सीलेंट सेफ एक्सेस टू हाई लेवल वर्क व्हेन यूजिंग ए मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म्स मेक श्योर दैट, उसका कंट्रोल मेजर्स क्या क्या है। जब आप मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे तो क्या क्या कंट्रोल मेजर आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। Whoever is operating it is fully trained and competent। तो सबसे पहला चीज़ वही है कि जो भी ऑपरेटर है उसको ऑपरेट करने वाला वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, वो एक ट्रेंड आदमी होना चाहिए, ठीक है। तो कॉम्पिटेंट आदमी कौन होता है, जिसके पास नॉलेज होता है, जिसके पास एबिलिटी होती है, जिसके पास ट्रेनिंग होता है और जिसके पास एक्सपीरियंस होता है, सही है। नॉलेज, एबिलिटी, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, सो ही इज़ ए कॉम्पिटेंट पर्सन, सही है। The work platform is provided with guardrails and toe boards or other suitable barriers. It is used on firm and level ground. The ground may have to be prepared in advance। तो जहाँ पे आप मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करेंगे, जो सरफेस है, ग्राउंड जो लेवल है वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। इंक्लाइन नहीं होनी चाहिए, व्हील अगर है तो व्हील लॉक होना चाहिए, ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। द वर्किंग प्लेटफॉर्म इज सफिशिएंटली अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक लाइन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ भी आपका मोबाइल स्कैफोल्डिंग है या मोबाइल एलिवेटिंग वर्क प्लेटफॉर्म से, उसके आसपास में इलेक्ट्रिकल वायर्स नहीं होना चाहिए, काफ़ी दूर में होना चाहिए, जनरली 3 मीटर के दूर में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस पर भी डिपेंड करेगा कि कितना उस जो लाइन जो गया हुआ है, इलेक्ट्रिक जो लाइन गया है उसका कैपेसिटी कितना है, यानी कि उसका वोल्ट कितना है, कितने उसमें मेजर लाइन है या माइनर लाइन है, वो देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसका भी अलग से कैलकुलेशन है कि कितना दूरी पे होना चाहिए। उसके बाद है डू नॉट ऑपरेट MEWPS क्लोज टू ओवरहेड केबल्स और अदर डेंजरस मशीनरी। तो अगर आसपास कोई क्रेन चल रहा है, कोई लिफ्टिंग का काम चल रहा है, ठीक है, तो वो सभी आपको सराउंडिंग एरिया आपको चेक करना पड़ेगा, यानी कि आपको रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा। तो अभी आज के डेट में क्या हो गया, कोई भी एक्टिविटी जब आप परफॉर्म कर रहे हो, चाहे वो मोबाइल वर्किंग प्लेटफॉर्म हो गया, चाहे फिक्स्ड स्कैफोल्डिंग वर्क हो गया, इरेक्शन हो गया, डिसमेंटलिंग हो गया, सबसे पहला आपके हाथ में एज ए सेफ्टी सुपरवाइजर, एज ए सेफ्टी ऑफिसर, आपके हाथ में जॉब सेफ्टी एनालिसिस और रिस्क असेसमेंट का कॉपी आपके हाथ में होना चाहिए, ठीक है। रिस्क असेसमेंट का कॉपी या जॉब सेफ्टी एनालिसिस का कॉपी अगर आपके हाथ में है तो आपके पास एक आइडिया आ जाएगा कि उसके आसपास में क्या हजार्ड्स है, ठीक है, और कौन सा हजार्ड के लिए क्या कंट्रोल मेजर्स आपको वहाँ पे रिकमेंड किया गया है, ठीक है। और वो रिकमेंडेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले, काम चालू होने से पहले वहाँ पे एस्टैब्लिश्ड है या नहीं है, ये देखना आपका पहला काम है। Mast climbing work platforms, this equipment is often used when carrying out repairs to or refurbishment of high-rise buildings। मास्ट क्लाइंबिंग वर्क प्लेटफॉर्म्स, ये भी एक तरह का मैकेनिकल वर्किंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिस पे कि आपको वर्किंग एट हाइट पे ज़्यादा अगर काम करना हो तो इस्तेमाल किया जाता है। ओनली स्पेशलिस्ट शुड इरेक्ट, अल्टर और डिसमेंटल मास्ट प्लेटफॉर्म्स।
ओनली स्पेशलिस्ट। आप देख रहे हो यहाँ पे वर्ड का मीनिंग हम समझो, ठीक है। तो आप कैसे तय करोगे कि ये स्पेशलिस्ट है, ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, पहले कहाँ पे काम किया है, उसको रिस्क असेसमेंट करने आता है कि नहीं आता है, ये सब चीज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको देखना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आपको देखना पड़ेगा। और इसमें इन्वॉल्वमेंट किसको करना पड़ेगा, जो भी इंजीनियरिंग टीम है उसका इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। सेफ्टी का आदमी का क्या करेगा, सेफ्टी आदमी डॉक्यूमेंट वगैरह चेक कर लेगा, ठीक है। और जो एक्टिविटी है, पर्टिकुलर एक्टिविटी है, यानी कि मास्ट क्लाइंबिंग वर्किंग प्लेटफॉर्म का रिस्क असेसमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका हजार्ड आइडेंटिफाई किया गया है कि नहीं किया गया है, उसका रिस्क इवालुएट हुआ है कि नहीं हुआ है, और उसका कंट्रोल मेजर क्या है उसमें लिखा है कि नहीं है। अभी क्या होता है, छोटी छोटी कंपनियां क्या होती है कि बस ऐसे ही काम चालू कर देते हैं वो लोग, ठीक है। उनको पता है हजार्ड ये है, लेकिन वो लोग लिस्ट आउट नहीं करते हैं, वो लोग एक डॉक्यूमेंट नहीं बनाते हैं, ठीक है, और फिर ऐसे ही काम कर देते हैं। लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा आप देख लो, व्हेन मास्ट प्लेटफॉर्म आर यूज्ड मेक श्योर, पेज नंबर 64, मास्ट आर रिजिडली कनेक्टेड टू द स्ट्रक्चर अगेंस्ट विच दे आर operating, and outriggers are used when necessary. Working platforms are provided with suitable guardrails and tow boards. The area below the platform is barricaded to protect people from objects that may fall from the platform. तो जहाँ पे आपका ये है मोबाइल एलिवेटिंग प्लेटफॉर्म है, उसके नीचे में सराउंडिंग आपका बैरिकेड होना चाहिए, ठीक है, या कुछ बैनर्स पोस्टर्स लगा होना चाहिए, यहाँ ऊपर में काम चल रहा है, यहाँ पे इस सराउंडिंग एरिया में किसी का एंट्री अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये अवेयरनेस क्रिएट करना भी ज़रूरी है, ताकि अगल बगल के जो भी लोग हैं उनको पता चले कि हाँ यहाँ पे काम चल रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखने का ज़रूरत है। और एक है, व्हेन यूजिंग क्रेडल्स चेक दैट द क्रेडल हैज एडिक्वेट गार्ड रेल्स एंड टो बोर्ड्स एंड मटेरियल कैन नॉट फॉल फ्रॉम द और थ्रो द क्रेडल बेस. The equipment is capable of fitting closely to the building, and where buffers or rollers are fitted, they will run against suitable features on the building. तो ये एक पर्टिकुलर जो आपका मोबाइल एलिवेटिंग वर्किंग प्लेटफॉर्म है, कभी कभी क्या होता है ऑपरेटर से भी ऑपरेट होता है, कभी कभी क्या होता है कि सेम जो फिक्स्ड स्कैफोल्डिंग है उसी स्कैफोल्डिंग के नीचे व्हील लगा के उसको मूव कर सकते हैं। मोबाइल का मतलब क्या होता है, यहाँ से वहाँ आसानी से लेके जाया जा सकता है, ठीक है ना। दैट इज़ कॉल्ड मोबाइल स्कैफोल्डिंग या मोबाइल एलिवेटिंग वर्किंग प्लेटफॉर्म्स। और एक जो फिक्स्ड वाला होता है उसको आप मूव नहीं कर सकते, उसको फिर खोलना पड़ेगा नीचे से, फिर डिसमेंटल करके फिर आगे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो कहीं टेम्प्रोरी काम है, मान लीजिए कि फ़ैन आपको यहाँ से चेंज करना है, अब कितना है 12 फीट हाइट के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप या तो लैडर लेके आ गए या फिर मोबाइल स्कैफोल्डिंग लेके आए, उसको 10 मिनट का काम है, 1 घंटे का काम है, काम किया और फिर आगे उसको मूव करके लेके चले गए, तो उसको आसानी से आप मूव कर सकते हो। सो ये डूज एंड डोंट्स है इसमें, पेज नंबर 64 और 65 में क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। अब अगर एक एक वर्ड के बारे में आपको डीपली जानना है कि JIB जीप क्या है, ठीक है, या फिर क्रेडल क्या है, तो आप आसानी से पिक्चर्स वगैरह डाउनलोड करके देख सकते हो, ठीक है। देखो आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए ये सब सेफ्टी जो होता है ना, BSc मैंने कल बताया था आप लोगों को कि 2 साल का साइट एक्सपीरियंस होने के बाद ही एडमिशन होता है। बहुत सारी जो टॉप रैंक की जो कोर्सेस हैं, तो थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि हाँ प्रोजेक्ट में ऐसे ऐसे होता है। अभी आप लोगों को तो बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो थोड़ा सा आपको चीज़ों को बारे में जानने के लिए कि ये सामान क्या है, आजकल तो गूगल में हर चीज़ अवेलेबल है, तो जस्ट उस वर्ड को मारो, उससे रिलेटेड 2-4 वर्ड आप मारेंगे, सेंटेंस लिखेंगे, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारा पिक्चर्स आ जाएगा। और बहुत सारे अच्छे वेबसाइट है आजकल जो आपको इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी आपको दे सकता है, ठीक है। तो वो आप लोग उसको यूज़ करो ताकि आपको ईजी होगा कुछ चीज़ सीखने के लिए। पेज नंबर 66 में क्या है, रोप एक्सेस टेक्निक्स, रोप एक्सेस टेक्निक्स वगैरह क्या होता है, ठीक है। और इसमें ये क्या है कि जो ये बुक्स जो है ना, ये काफ़ी सिलेबस थोड़ा पुराना सिलेबस भी है, ठीक है। तो कुछ आपको मिलता जुलता वर्ड्स इसमें से मिलेगा, लेकिन जब आप प्रोजेक्ट में जाएंगे तो हो सकता है कि उसका नाम कुछ और हो, ठीक है। तो वो भी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन आपका जो मेन चीज़ें हैं, जो मेन हजार्ड्स है, वो लगभग इसमें दिया गया है,
ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि सेफ्टी ऑफिसर का काम ही है कि हजार्ड को, ठीक है, आइडेंटिफाई करना, उसका रिस्क को समझना कि हाई रिस्क है, मीडियम रिस्क है, लो रिस्क है, और उस रिस्क के अनुसार आपको कंट्रोल मेजर बताना, समझाना, टेक्निकल जो टीम है उनसे सजेशन लेना, उनको इन्वॉल्व करवाना रिस्क असेसमेंट जब आप बनाते हो तो। और रिस्क असेसमेंट वैसे भी टेक्निकल टीम को बनाना चाहिए, जो प्रोजेक्ट इंजीनियर्स हैं, जो मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, जो बहुत सालों से वो पर्टिकुलर काम वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको ज़्यादा पता रहेगा कि उसमें क्या क्या हज़ार्ड है और क्या क्या रिस्क है, तो उनको इन्वॉल्वमेंट करवाना आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी क्या होता है, बहुत सारी कंपनियों में सेफ्टी वाले बैठ के ऑफिस में बैठ के जैसे भी बना रहे हैं, रिस्क असेसमेंट भी बना रहे हैं, ठीक है, और मैनेजर को खुश करने के लिए वो जमा भी कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको वो भी देखना पड़ेगा, नौकरी भी करना है, और साथ में ये आप अपने बिहेवियर से, अपने बातचीत से आप इंजीनियर टीम को कैसे इन्वॉल्व करोगे सेफ्टी में, वो भी आपको सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। एकदम से आप ज़्यादा टाइट हो जाओगे, ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाओगे, वो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप अभी फ्रेशर हो, अभी आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं आया है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में ज्वाइन करते हैं जहाँ पे ऑलरेडी सीनियर हैं, सीनियर सेफ्टी ऑफिसर है, सेफ्टी मैनेजर है, तब तो ठीक है, उनके नीचे आप काम कर सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ छोटी कंपनियाँ डायरेक्ट आपको एज ए इंचार्ज रख लेगी, उस कंपनी में सेफ्टी का कोई आदमी नहीं है, आप ही हो, जो भी हो आप ही हो, और आपके पास तो एक्सपीरियंस है नहीं, अभी तो आप पढ़ाई कर रहे हो, तो फिर कैसे डील करोगे। तो इसलिए आपको मार्केटिंग भी आना पड़ेगा। मार्केटिंग इन द सेंस कि आपको लोगों से बातचीत करना, सीनियर से कैसे डील करना, ठीक है, अपने कॉलीग से कैसे बात करना है, स्पेशली सेफ्टी के ऊपर, ठीक है। आप एकदम से जाओगे और एकदम से अपना सिस्टम इम्प्लीमेंट करना चाहोगे तो आप फेलियर हो जाओगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट अभी यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है, मैक्सिमम ऐसे ही छोटी छोटी कंपनियाँ हैं जो कि डायरेक्ट रख लेती है एक आदमी को, और फिर उसको HR वाला कंट्रोल करता है, दूसरा कोई किसी इंजीनियर के अंडर में उसको डाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके पास भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो उसमें कोई बुराई नहीं है किसी के नीचे में रह के काम करके सीखना, ठीक है, वो भी आप लोग उसको भी एक्सेप्ट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, चीज़ों को सीखते रहना है और धीरे धीरे उनको इन्वॉल्वमेंट करवाते रहना है। और ISO 45001 अगर आप कर लिया या आपकी कंपनी इम्प्लीमेंट करती है, तब तो बहुत कामें आसान हो जाएगी आपको सेफ्टी में काम करना। पहले सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम था OSAS 18001, अब ISO 45001 हो गया। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी ISO 45001 का कम से कम 10 क्लास मैंने लिया हुआ है, 10 क्लास मैंने सिर्फ ISO 45001 के ऊपर ही लिया हुआ है। अगर उसके बारे में आपको नॉलेज हो गया तो आप एक अच्छा सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हो, ठीक है ना। तो उसमें भी वही चीज़ है, पॉलिसी, सेफ्टी प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट्स, ऑडिट सिस्टम, इंस्पेक्शन सिस्टम, है ना, वो सारा चीज़ उसमें ही है, रिस्क असेसमेंट वगैरह सब उसमें है, ठीक है, वो चीज़ है। और जो बुक्स में क्या है, बुक्स में मेनली क्या दिया गया है, एक्टिविटी, हैजार्ड्स और उसका कंट्रोल मेजर। अभी देखो यहाँ पे क्या है, कंट्रोल मेजर है ना, रोप एक्सेस टेक्निक्स, ये भी एक तरह का कंट्रोल मेजर है। इससे पहले जो ये था आपका डू नॉट और ये जो करना है और क्या नहीं करना है, वो भी एक तरह का कंट्रोल मेजर्स ही है, ठीक है। सेफ वर्किंग प्लेटफॉर्म्स में क्या करना है, मोबाइल एंड सस्पेंडेड एक्सेस इक्विपमेंट के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो बुक्स में भी वही सब चीज़ें दिया हुआ है, ठीक है ना। बस आपको ये चीज़ जानना है कि उसका टॉपिक जो है, जो मेन पॉइंट है, उसके बारे में आपको जानकारी रखना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग ये, अब देखो लास्ट वाला देखो, पेज नंबर 67 में आप देखो, प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉलिंग मटेरियल्स और चेकिंग, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। ये प्रिवेंटिव एक्शन इसमें दिया हुआ है ऑलरेडी, देख लो आप। तो जब हम रिस्क असेसमेंट बनाते हैं तो क्या कहता है, प्रिवेंटिव एक्शन ही तो लिखते हैं, कंट्रोल मेजर से तो लिखते हैं लास्ट वाला कॉलम में, है ना। तो आप उसमें देखो, कंसर्न हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड सेक्शनल इंचार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट including the consultants and contractors shall ensure implementation of above procedure through periodic interaction with working agency and site visit। तो किताब में भी यही चीज़ लिखा है कि सीनियर मैनेजमेंट जो एक्सपर्ट है उनको इन्वॉल्व करना जरूरी है, तभी आपका चेकिंग भी होगा, तभी आपका करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन तभी लिया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये चीज़ क्लियर हो रहा है। उसके बाद हम लोग फॉल अरेस्ट सिस्टम चेकलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पेज नंबर 67 में है, उसके बारे में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे।